नमस्कार। कभी सोचा है कि वोट देने का जो हमारा अधिकार है वो असल में कितना सुरक्षित है? आज हम भारत की वोटर लिस्ट में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की बात करेंगे और इस पर जो कानूनी सवाल उठे हैं उनको भी समझेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। तो इस पूरी बहस को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब किसी देश की वोटर लिस्ट मतलब मतदाता सूची पुरानी पड़ जाती है? देखिए, उसमें ऐसे लोगों के नाम हो सकते हैं जो अब वहां रहते ही नहीं है या फिर जिनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। अब इससे होता क्या है? चुनावी प्रक्रिया की जो सटीकता है, उसकी जो एक्यूरेसी है, उस पर सवाल उठने लगते हैं। तो इसी समस्या को सुलझाने की एक कोशिश हो रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को हम 5 हिस्सों में बांटकर आसानी से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सफाई की बात हो रही है वो आखिर है क्या, फिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है और भाई इसको चुनौती क्यों दी जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हम सब पर क्या असर हो सकता है। ठीक है, तो पहले कदम से शुरू करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसका एक ऑफिशियल नाम भी है, विशेष गहन पुनरीक्षण, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो सवाल उठता है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR आखिर है क्या चीज? देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वोटर लिस्ट की एक तरह की डीप क्लीनिंग है। मतलब मकसद ये पक्का करना है कि लिस्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम हों जो सच में वोट देने के काबिल हैं और बाकी जितने भी ऐसे नाम हैं जो अब रेलेवेंट नहीं हैं उन्हें हटा दिया जाए। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये प्रक्रिया इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि भारत का चुनाव आयोग लगभग 20 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है। तो ये अपने आप में ही इस काम की अहमियत को दिखाता है। अच्छा, तो अब अगले हिस्से पर आते हैं। ये समझते हैं कि चुनाव आयोग यानी ECI को इतने सालों के बाद आखिर इस बड़े कदम को उठाने की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? देखिए, कोर्ट में ECI ने इसके पीछे 3 मुख्य वजह बताई हैं। पहली, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन, मतलब लोग काम के लिए या दूसरे कारणों से एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। दूसरी वजह, तेजी से होता शहरीकरण, जिससे लोगों के पते लगातार बदल रहे हैं। और तीसरी, कुछ ऐसी दुखद मौतें जिनकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं हो पाती और इसकी वजह से उनके नाम गलती से लिस्ट में रह जाते हैं। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। जहां एक तरफ ECI इसे एक जरूरी सफाई बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल उठा दिए हैं और मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क जुड़ा है मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा से। तो आखिर ये याचिकाकर्ता कह क्या रहे हैं? उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं? पहली बात, उनका कहना है कि बिना किसी ठोस सुरक्षा उपाय के किसी भी वोटर की साख पर सवाल उठाना गलत है। वो बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLOs को जो नाम हटाने में भूमिका दी गई है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। पर उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ऐसा ना हो कि कोई योग्य मतदाता गलती से अपने वोट देने के अधिकार से ही हाथ धो बैठे। उनका ये भी मानना है कि ये कदम शायद ECI के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर जा सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो तनाव है वो 2 बहुत ही जायज बातों के बीच है। एक तरफ है ECI, जिसका लक्ष्य है चुनावी अखंडता को पक्का करना और जिसके लिए एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ है याचिकाकर्ता, जिनकी चिंता यह है कि इस सफाई की प्रक्रिया में किसी भी योग्य नागरिक का जो वोट देने का मौलिक अधिकार है वो छिन ना जाए। अब इस टकराव के बीच में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यहाँ एक रेफरी की, एक मध्यस्थ की है। उसे ही यह तय करना है कि ECI की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए। और इस मामले में कोर्ट ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का, इस प्रशासनिक प्रक्रिया का सूक्ष्म प्रबंधन या जिसे हम माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं वो नहीं करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो चुनाव आयोग के रोजमर्रा के काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो अदालत का नजरिया यहाँ एक रेफरी जैसा है कि भाई खेल चलने दो। वो तभी बीच में आएंगे जब कोई नियम बहुत ही साफ तौर पर तोड़ा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब तक कानूनी नियमों का कोई बड़ा उल्लंघन ना हो या संवैधानिक अधिकारों को कोई सीधा खतरा ना हो, तब तक अदालत ECI के काम में दखल नहीं देगी। और बस यहीं से हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं
ये पूरा मामला दरअसल एक संस्था की स्वायत्तता, उसकी ऑटोनॉमी और उस पर न्यायिक निगरानी के बीच जो एक लगातार संतुलन साधने की कोशिश होती है, उसे दिखाता है। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, ये कोई सही या गलत का सीधा साधा मामला नहीं है। ये केस इस बात पर रोशनी डालता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था को अपना काम करने की कितनी आजादी होनी चाहिए, और साथ ही न्यायपालिका को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी निगरानी की भूमिका कैसे निभानी चाहिए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वोट देने के मौलिक अधिकार जैसे इतने जरूरी विषय पर किसी एक संस्था के पास आखिर कितनी शक्ति होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन के बारे में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।